ओके बच्चों, तो कल हम लोग डीसी सर्किट खत्म कर लिए थे, सारे थ्योरम वगैरह आपको पढ़ा दिए। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, पहले तो ये जानना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोला जाता है? स्थिर वैद्युतिकी। ये क्या होता है? जहां पर स्थिर आवेशों, स्थिर इलेक्ट्रॉन या स्थिर आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। ठीक है, जहां पर स्थिर आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाए या स्थिर इलेक्ट्रॉन के प्रभाव का अध्ययन किया जाए, उनको स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें जैसे मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है, वोल्टेज क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो छोटी छोटी चीजें हैं तो उनको पढ़ना है। देखिए, पहला है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, ठीक है। कूलाम्स लॉ ने बताया कि अगर दो आवेश है, मान लीजिए Q1 है, ये आपका Q2 है, ठीक है, इनको किसी निश्चित दूरी पर रख दिया जाए, इनके बीच की दूरी मान लें क्या है, d। अगर इनको किसी निश्चित दूरी पर रख दिया जाए तो इनके बीच एक बल कार्य करता है, इनके बीच एक बल कार्य करता है। लगने वाला बल जो होता है वो इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि बेटा जो यहाँ फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इन आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। याद रखना, आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति बोले तो इनके नेचर पे डिपेंड करता है। अर्थात अगर आपका सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो रिपल्सन का बल लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सन का बल लगेगा। अगर यही अपोजिट चार्ज है, ठीक है, अपोजिट चार्ज है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। पहली चीज ये हो गई। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो बिंदु आवेश या दो आवेश को किसी निश्चित दूरी पे आप रखते हो तो इनके बीच बल कार्य करता है, बल लगता है, इनके बीच में बल लगता है। और लगने वाला बल जो होता है, इनके बीच जो बल लग रहा है वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात अगर सेम सेम चार्ज है, जैसे प्लस प्लस है, तो उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा, माइनस माइनस है तो उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। अगर यही अपोजिट चार्ज है, जैसे एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, ठीक है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगले नियम में इन्होंने बताया कि लगने वाला बल दोनों आवेशों की सामर्थ्य, आवेश मत कहिएगा, लगने वाला बल दोनों आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफल के अनुपाती होता है। तथा दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने कहा इन लगने वाला बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब हो गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 पहला, दूसरा है F प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ठीक है, एक साथ ले लो इनको दोनों को, तो F बराबर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/d²। तो F बराबर अगर आप निकालते हो तो निकल के आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2/d²। ठीक है, F बराबर क्या निकल के आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2/d²। ठीक, नोट कर लीजिए। ये किसमें आएगा बच्चा? न्यूटन में आएगा। बल का मात्रक क्या? न्यूटन। ठीक है, किसमें आएगा? न्यूटन में। ठीक, स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको? कूलाम्ब ने कहा कि दो आवेश अगर किसी निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच बल लगता है। लगने वाला बल उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात सेम चार्जेस होंगे तो उनपे रिपल्सन का फोर्स लगेगा, अपोजिट चार्ज होंगे तो उनपे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा।
फिर अगले स्टेटमेंट में उन्होंने कहा लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा वही लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया, तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपके पास फोर्स की वैल्यू आई है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। ठीक है, ये किसमें आया है? न्यूटन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। ठीक, इनकी वैल्यू क्या होती है बच्चा? 8.854 गुणे 10⁻⁻12 मात्रक फैरड प्रति मीटर। याद रखना क्या होता है मात्रक? फैरड प्रति मीटर। ये पूछा जाता है आपके यहाँ बहुत। ठीक, एप्सिलॉन आर को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोला जाता है? माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात के लिए इसका मान, एप्सिलॉन आर का मान निर्वात के लिए क्या होता है? 1 होता है। ध्यान से सुनो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। याद रखना, भूलना नहीं, नहीं ठोक के चले आओ दूसरी वाली। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एक बेटा होती है एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन बराबर, तीनों में संबंध देख लो, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, इसका मात्रक हेनरी होता है, सॉरी इसका मात्रक फैरड प्रति मीटर होता है, फैरड प्रति मीटर होता है। याद रखिएगा। देखो क्यों, इसका कोई मात्रक नहीं, इसका मात्रक क्या? फैरड पर मीटर। तो दोनों का जिसका कोई है ही नहीं है, इसका गुणा करोगे क्या आ जाएगा? फैरड पर मीटर आएगा। तो तीन चीजें जान लीजिए, निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान इतना होता है 8.854 इंटू 10⁻12 फैरड पर मीटर। एप्सिलॉन आर को माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन को बोला जाता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसकी यूनिट होती है और ये होती है फैरड प्रति मीटर। इसको एब्सोल्यूट को क्या बोलते हैं मतलब हिंदी में? अरे क्या बोला जाता है भाई? माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसको बोलते हैं परम विद्युतशीलता, ऐसे कुछ बोलते हैं। जो भी है आप जानिए, एब्सोल्यूट बोला जाता है, ज्यादा हिंदी का जानिए। ठीक है, हो गया। चले आगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। एक होता है बेटा, जानना चाहो तो जान लो, इकाई आवेश होता है। क्या होता है? इकाई आवेश। इसको भी परिभाषित किया जाता है, इकाई आवेश, यूनिटी चार्ज बोला जाता है। ठीक है, यूनिटी चार्ज। जैसे अगर मान लें Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम मान लें, तो ये निकालोगे जब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, फिर Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। मान लें Q1 Q2 एक चार्ज है जो 1 कूलम के हैं और इनके बीच की दूरी d जो है वो क्या है? 1 मीटर। ठीक है, तो यहां से जब सॉल्व करोगे इसको तो बचेगा क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये 1/1 हो गया। जब इनको सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 9 गुणे 10 की घाते 9। कहा जाता है, यहीं से ध्यान रखिए, यहीं से बोला जाता है कि यदि दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, उनके बीच लगने वाला बल 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन हो, तो उन चार्जेस की वैल्यू क्या होती है? इकाई होती है, यानी वो इकाई आवेश होते हैं। नई चीज है, इसको जान लीजिए आप। ठीक है, यदि उनके बीच लगने वाला बल कितना हो? 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन हो, तो चार्जेस का जो मान होगा वो क्या होगा? इकाई आवेश होता है।
ठीक है, चलें मिटा रहा हूं। एक होता है आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है इनको, क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा जानो, इकाई आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इकाई आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र जो है एक ऐसी राशि है, याद रखना सदिश राशि। आपके यहाँ पूछता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो आप बताओगे क्या, सदिश राशि। ठीक है, लिख लीजिए चाहे, इकाई आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आप प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए, तो अभी आपने कहा सर यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर की। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को बच्चा, Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान ले, कोई दिक्कत नहीं। तो E बराबर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे क्या लिख सकते हैं, F बाई Q लिख सकते हैं, ये तो आएगा, F बाई Q आएगा ना। आप ही ने तो कहा इकाई आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F यानी बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। ठीक है, क्या होगा, कूलाम होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का मात्रक याद रखना, मैं लिख दे रहा हूं भैया, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इतना हो गया। अब देखो अपने फार्मूले में आओ, हटा दें, यहां देख लो, चलो लिखते रहो। तो यहाँ पे आए तो E बराबर आपने कहा सर F बाई Q होता है, आपने मान रखा है Q1 बराबर Q, Q बराबर Q, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए F की वैल्यू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q स्क्वायर हो जाएगा बटे D स्क्वायर बटे क्या, यही तो आ जाएगा Q। ठीक है, F बाई Q, तो Q से एक Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो E बराबर निकल के आएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q बाई डी स्क्वायर। मात्रक क्या आएगा बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आपको सवाल लगाने हो उनके तो आराम से लगा सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए कि आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता खत्म हो गई। अगर सब निकालना चाहते हो तो मैं विभव भी निकलवा दूं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चले मिटा दें। देखिए ये हम आपको शॉर्टकट में एक अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं, एक अच्छा डेरिवेशन दे रहे हैं कि तभी आप कभी भूलो ना, आराम से इनको, आराम से जब भी निकालना चाहो शॉर्टकट मेथड लगाओ, फट से निकाल दो, तभी आप भूलेंगे नहीं। अब ऐसे देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोलते हैं वैद्युत विभव। आपने क्या कहा, ठीक है, मान लीजिए कोई चार्जेस यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे रखा है, ये इसके बीच की दूरी क्या है, d है, इसके कारण किसी वैद्युत क्षेत्र में आप चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, d डिस्टेंस है। तो आपने कहा है, पीछे पढ़ाया हूं पहले चैप्टर में, आपने कहा कि सर जी विभव क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य और उस बिंदु आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, ये तो बोल गया है।
तो यानी आपने कहा था कि सर V बराबर होता है W बाई क्यू के, नहीं तो पढ़े हो, मात्रक आप पढ़ के आओ, जूल प्रति कूलाम होता है। अब देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ निकालने का तरीका। अब यहाँ से B बराबर W को क्या लिख सकते हो, F इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है, बटे क्या हो गया, Q हो गया। F की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लेते हैं, Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू Q इंटू क्या D, तो एक से D कैंसिल करो, एक से Q कैंसिल करो, ठीक है, आपके पास B बराबर क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई डी। ये आपके पास निकल के आएगा क्या, विभवांतर, ठीक, विभव निकल के आएगा, क्या मात्रक हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है। ये शॉर्टकट है, जब भी आप निकालना चाहो एक लाइन में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी विभव की वैल्यू घटेगी, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू स्क्वायर के रूप में घटेगी, जैसे जैसे चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ेगी बल वैसे वैसे घटेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी कम कर दी गई तो कहा जाए दो आवेशों के बीच की दूरी एकदम 0 कर दी गई तो बल क्या हो जाएगा, अनंत, वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक, और उसके बाद में विभव क्या हो जाएगा, अनंत। ऐसा क्यों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब डिस्टेंस है तभी ये सारी चीजें हैं, तभी वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा, तभी विभव पैदा होगा। अगर दोनों पॉइंट एक ही हैं तो वहां विभव और वैद्युत क्षेत्र का कोई मतलब है नहीं है, ठीक। तो ये हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, विभव पढ़ लिया। तो तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें पीछे मैं आपको करवा के आया हूँ, यहाँ केवल इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चले आगे। अब देखो बेटा, एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मात्रक मारते हैं किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो ये काम आप मत करिएगा, नहीं पता चले आप भी वही काम करके आए तो पढ़ाने का फायदा क्या होगा। देखो बेटा, जैसे कोई चार्ज रखे हो, पीछे पढ़ाया हूं इसको, तो चार्ज से अगर प्लस है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, बाहर की तरफ निकलती हैं, ये बात आप पढ़े हो, ठीक, पीछे से वैद्युत क्षेत्र में पढ़ाया हूं बहुत अच्छे से आपको। अब देखिएगा हमारी बात, ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं ना, यही तो वैद्युत फ्लक्स है। किसी आवेश से निकलने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, किसी आवेश से निकलने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसी के पैरेलल अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, ठीक। तो इसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो आवेशी है ना, आवेश से लाइनें निकल रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, मैं लिख दे रहा हूं, भूलना मत, गलती मत करना, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। अभी अगला चैप्टर आएगा उसमें कायदे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ाऊंगा। ये हो गया, ठीक। किसी आवेश से निकलने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है बेटा, एक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स घनत्व। क्या बोला जाता है, वैद्युत फ्लक्स घनत्व। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम कहें कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी वैद्युत बल रेखा निकल रही है,
वही घनत्व हो गया। ठीक, वही क्या हो गया, घनत्व हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए के। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए के। तो जब सिग्मा बराबर, इसको मिटा दूं ऊपर वाला, सिग्मा यानी सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए से, तो इसको बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स घनत्व। क्यू का आवेश का मात्रक क्या, कूलाम, ठीक है, बटे क्षेत्रफल का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स घनत्व का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा बच्चा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर। ठीक, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कूलाम, वैद्युत फ्लक्स घनत्व का मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर, नोट करो। नोट हो गया भाई, चलिए आगे देखते हैं, मिटा दें। देखिए एक टॉपिक और आता है, जैसे याद कायदे से पढ़िएगा, पूछा भी जाता है बहुत ज्यादा आपके, इलेक्ट्रिक, ऐसे देखो, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका प्रयोग बेटा कैपेसिटर पैरेलल प्लेट निकालोगे तब आएगा, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ध्यान से सुनिए हमारी बात को। अभी आपने निकाला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी स्क्वायर, निकाला ना, ठीक है। अभी यही निकाले हो आप सिग्मा बराबर क्यू बाई ए के। क्यू बाई ए को क्या लिख सकते हो, 4 पाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भाई, कोई यहाँ चार्ज रखोगे, इसके चारों तरफ क्षेत्र निकालोगे तो गोला बनेगा, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर यानी 4 पाई d स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो, E बराबर ऐसे लिख दे तो 1/εr/4 पाई d स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। इसकी जगह पे लेके आके क्या सिग्मा की वैल्यू तो है रख दो, तो E बराबर आपको मिलेगा क्या, 1/εr इंटू सिग्मा। ठीक, तो यहां से निकल के आएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। सिग्मा बराबर E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के, इसकी बहुत जरूरत लगेगी छात्रों। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत फ्लक्स घनत्व में क्या संबंध होता है, सिग्मा बराबर E एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के, छाप लीजिए। चले आगे देखिए, इससे ज्यादा बेटा आपके यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इससे ज्यादा आपके यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, कैपेसिटर की। कैपेसिटर हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जो आवेश का संग्रह करती है और समय आने पे उसे डिस्चार्ज भी कर सकती है। मतलब कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्ड चार्ज एंड आल्सो एट अ टाइम कैन बी डिस्चार्ज। ठीक है,
मतलब किसी भी समय पे वो स्टोर कर सकती है, उसे डिस्चार्ज भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो आवेश का संग्रह करती है और समय आने पर उसे विसर्जित भी कर सकती है। ठीक है, अब होता क्या है कि पहले कैपेसिटर के बारे में जान लो, बनता कैसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, दो धातु की प्लेटें होती हैं जो चालक होती हैं। दो धातु की प्लेटें होती हैं जो कि क्या, चालक होती हैं, इस तरीके से। ठीक है, दो धातु की प्लेटें हैं जो चालक है। ठीक, इनके बीच में हम परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भर देते हैं, इस तरीके से। इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने भर दिया। ठीक, तो सिंपल कैपेसिटर की एक मैं जो टाइप्स होती हैं, कैपेसिटर टाइप की अलग अलग टाइप्स की कैपेसिटर होती हैं। किसको एसी पे करोगे, किसको डीसी पे करोगे, किसे एसी डीसी दोनों पे किया जाता है। तो इन सब की क्लास एक अलग बनाऊंगा। अभी यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितना आपको पढ़ना है उतना कैपेसिटर पढ़ लीजिए। पर्टिकुलर कैपेसिटर, उनकी रेटिंग, उनकी डिजाइन, कौन सा पदार्थ माइका भरा है कि एब्रक भरा है कि आपका परावैद्युत पदार्थ ये भरा है, क्या बोलते हैं, जैसे ये प्रेस मोमी कागज भरा है, ये सारी चीजें हैं। तो इनको मैं आपको अलग से लेकर के बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यहाँ इतना ही जानना है। तो क्या होती हैं ये, और ये क्या है, चालक प्लेटें हैं। चालक प्लेट है जो कि किसकी बनी है, मेटल की। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। ठीक, अब इसका प्रिंसिपल जरा ध्यान से सुनिए। क्या होगा कि जब हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव सप्लाई दिए और इसको नेगेटिव सप्लाई दिए, ठीक है, जब पॉजिटिव सप्लाई दे दिए, इसको नेगेटिव सप्लाई दे दिए, तो होगा क्या कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी। फिर ऐसे मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हुई तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर क्या माइनस माइनस चार्जेस पैदा होंगे। जब इधर माइनस आया तो अगली लेयर पे फिर प्लस आएगा, इस तरीके से। फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, तो यहाँ जो आएगा वो प्लस प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ जो आएगा वो प्लस प्लस आएगा। अब यहाँ पे ये प्लस जो आया है, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये फ्लक्स क्या हो, सॉरी, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है वो बैटरी के नेगेटिव से क्या होगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से ये आवेश का संग्रह इसमें होता है। ठीक है, इसमें आवेश का संग्रह होता है इस तरीके से। बात समझ रहे? तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि भैया कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कहाँ होता है? तो कैपेसिटर में चार्ज परावैद्युत माध्यम में स्टोर होता है। कहाँ पे? परावैद्युत माध्यम में। ठीक है, चार्ज कहाँ स्टोर होता है? परावैद्युत माध्यम में। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कैपेसिटर में चार्ज कहाँ स्टोर होता है, तो परावैद्युत माध्यम में होता है। अब देखिए इसको इस कॉन्सेप्ट से समझिए, चाहे ऐसे समझिए। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने यहाँ इसको जोड़ रखा, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो इसकी इनर साइड पर नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा, खींच लेगा। तो यहाँ जब यहाँ खींचा नेगेटिव, तो इसके बगल वाले पे क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर उसके बगल वाले पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस क्रम में करके ये कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज का संग्रह करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। आप देखिए कैपेसिटर ये हो गया। अब एक बात आती है यहीं कैपेसिटेंस की। किसकी बात आती है? कैपेसिटेंस की। हिंदी में बोलते हैं इसको धारिता। क्या बोला जाता है? धारिता। ठीक है, धारिता क्या होती है? कोई संधारित अपने अंदर जितना अधिकतम आवेश संग्रह कर सकता है या संग्रह करने की उसकी क्षमता होती है, वही क्या है? धारिता कहलाती है। कोई संधारित अपने अंदर जितना अधिकतम आवेश संग्रह कर सकता है या करने की क्षमता रखता है, उसी को क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? धारिता बोलते हैं। धारिता को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। C बराबर होता है Q बाई V के। C बराबर क्या होता है? Q बाई V के होता है।
अब यहाँ से मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। बी का मात्रक वोल्ट। ठीक है, तो एक कूलाम प्रति वोल्ट बराबर क्या होता है? एक फैरड होता है। क्या होता है? एक फैरड होता है। ठीक है, तो धारिता का मात्रक एक कूलाम प्रति वोल्ट होता है या धारिता होता है। तो ध्यान से सुनो, सही यहीं से सुनते चलिएगा, 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं। फैरड धारिता का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक बेटा, फैरड धारिता का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक माइक्रो फैरड बराबर होता है 10 की घाते -6 फैरड। दूसरा पॉइंट, एक पिको फैरड बराबर होता है 10 की घाते -12 फैरड। तो इस तरीके से इनको याद रखिएगा, कन्वर्जन में आपको काम देगा। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई, ये समझ में आया। कैपेसिटर समझ में आया कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो आवेश का संग्रह करती है, समय आने पर उसे डिस्चार्ज कर सकती है। कैपेसिटर की मैंने संरचना आपको बता दी, कैसे आवेश स्टोर करता है वो बता दिया। फिर मैंने बताया कि कैपेसिटर में अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज कहाँ स्टोर होता है तो आप बताओगे परावैद्युत माध्यम में होता है। फिर धारिता आती है, तो कोई आप संधारित्र जितना अधिक आवेश संग्रह कर सकता है या करने की क्षमता रहता है, उसी क्षमता को धारिता कहते हैं। C बराबर Q/V, आवेश का मात्रक कूलाम, वोल्ट का विभव का मात्रक वोल्ट, तो एक कूलाम पर वोल्ट बराबर एक फैरड होता है। फैरड बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। माइक्रो फैरड बराबर 10 घाते -6 फैरड। एक पिको फैरड बराबर 10 की घाते -12 फैरड। चले आगे, फिनिश वैसे भी नहीं होगा, कर लेना ही पड़ेगा, कोई मतलब है नहीं।